नमस्कार छात्र छात्राओं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास जो बीएसए इंडियन का आपका प्रश्न पत्र है उसके जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भारतीय इतिहास के शोध के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। हमने वीर खुसरो की रचनाएं भी देखी, इससे पहले अल-बरूनी की किताबुल हिंद के बारे में भी पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हुए उसी टॉपिक को जारी रखते हुए बात करते हैं जियाउद्दीन मंडी की तारीखी रोशन। जियाउद्दीन मंडी की तारीखी रोशन। जियाउद्दीन मंडी की सल्तनत काल के महत्वपूर्ण फारसी इतिहासकार गुजरे हैं। इनसे भी हमें काफी कुछ सल्तनतकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। बताया जाता है कि जियाउद्दीन मंडी ने लगभग 8 ग्रंथों की रचनाएं की थी। हालांकि हमारे पास जो उनके 2 मुख्य ग्रंथ हैं तारीख फिरोजशाही और फतवाए जहांगीरी, इनका ही विशेष रूप से उल्लेख मिलता है, इनकी ज्यादा चर्चा की जाती है। तारीखी फिरोजशाही जो इनकी मुख्य रचना है उसमें बलबन के शासनकाल से लेकर ये सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासन के प्रथम 6 वर्षों तक के इतिहास की जानकारी हमें देती है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय ये इतिहासकार थे। फिरोज शाह मोहम्मद तुगलक के समय भी रहे और फिरोज शाह तुगलक के समय भी इनके 6 वर्ष का इतिहास हमें देखने को मिलता है इनके तारीखी फिरोजशाही में। परंतु फिरोज शाह तुगलक से इनकी अनबन हो जाने की वजह से इनको जेल में जाना पड़ा और कई समय तक ये जेल में भी रहे। परंतु बाद में कानूनी विनय करने के पश्चात इनको छोड़ दिया गया और उन्होंने तारीख फिरोजशाही नामक ग्रंथ सुल्तान फिरोज शाह को भेंट किया, जिसमें बलबन से लेकर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के 6 वर्षों की हमें शासनकाल की जानकारी मिलती है। जियाउद्दीन मंडी जो काफी विख्यात इतिहासकार माने जाते हैं तत्कालीन समय के, उनकी रचनाओं से हमें काफी कुछ जानकारी सल्तनत काल के बारे में प्राप्त होती है। वह सुल्तान बलबन, जो कि सुल्तान बलबन के समय में स्वयं तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने सुल्तान बलबन के समय जो इनके नाना थे सिपह सालार इसामुद्दीन, उनसे जो कुछ सुना था उनको उन्होंने अपने ग्रंथ में उतारा। इसी तरह से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय की जो भी घटनाएं क्रम इन्होंने अपने चाचा और जो भी अपने सहयोगियों से सुना था उसने उन्होंने अपने ग्रंथ में उतारा और इसका उल्लेख स्वयं उन्होंने अपने ग्रंथ में किया है कि मैंने फला जो बलबन के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो घटनाक्रम मैंने सुना और इन्हीं व्यक्ति से सुना और इन्हीं के आधार पर मैंने ये लिखा है। अतः जलालुद्दीन खिलजी के समय से लेकर फिरोज शाह तुगलक के 6 वर्षों तक के समय का जो इतिहास है, जो शासनकाल है, उसका विवरण स्वयं जियाउद्दीन मंडी की आंखों का विवरण है। स्वयं उन्होंने आंखों देखा विवरण के आधार पर ही अपने ग्रंथ में उनके बारे में लिखा है। हालांकि जियाउद्दीन मंडी ने अपने ग्रंथ में इतिहास लेखन के बारे में भी काफी कुछ कहा है कि इतिहासकार को कैसा होना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए, धर्म निष्ठा से दूर रहना चाहिए। हालांकि वे स्वभाव से खुद भी धार्मिक कट्टर स्वभाव के व्यक्ति थे और वे भी सुन्नी संप्रदाय के ही ज्यादा महत्व देने वाले व्यक्ति थे और चाहते थे कि सुन्नी संप्रदाय को ही अन्य संप्रदाय पर ज्यादा महत्व दिया जाए। अतः इतिहास लेखन के संदर्भ में उनका कहना था कि इतिहास के संदर्भ में व्यक्ति को धर्म निष्ठा को दूर रखना चाहिए और साथ ही पक्षपातपूर्ण जो रवैया उससे दूर होना चाहिए। परंतु हम देखते हैं कि उनके ग्रंथों में भी स्वयं उनके बनाए गए जो नियम कानून थे उन्होंने स्वयं उसका उल्लंघन किया था। इसी आधार पर डॉक्टर रिजवी और इलियट और टाउनसन जैसे विद्वानों का मानना है कि अगर इतिहास की दृष्टि से देखते हैं तो जियाउद्दीन मंडी की जो रचना है और जियाउद्दीन मंडी का जो इतिहास है उसमें वैभवपूर्ण
तथ्य हमें देखने को मिलते हैं। चूंकि वे दरबार में रहता था, इसलिए उन्होंने सुल्तानों के जो कमियां थी उनके बारे में उन्होंने बहुत कम जानकारी प्रदान की है। फिर भी हम जियाउद्दीन बन्नी की जो रचना है तारीख फिरोजशाही, उसकी बात करें तो उसमें हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। हालांकि जो आलोचना डॉक्टर रिजवी और टॉमसन एलियट द्वारा की गई है, प्रोफेसर निजामी ने उसका समर्थन नहीं किया, बल्कि उनका मानना है कि तत्कालीन समय में जियाउद्दीन बन्नी एक प्रमुख इतिहासकार थे, प्रमुख भारतीय इतिहासकार थे, जिनसे हमें काफी कुछ जानकारियां प्राप्त होती है। जो वह जानकारियां प्राप्त होती है जो समकालीन ग्रंथों में जानकारियां नहीं प्राप्त होती है। समकालीन अन्य जो इतिहासकार थे उन घटनाओं के प्रति मौन रहे हैं। जैसे कि अमीर खुसरो ने जो बाजार नियंत्रण के बारे में जो अधूरी जानकारी दी है, उसको पूरा करने का श्रेय तो जियाउद्दीन बन्नी के पास है। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का पूरा विवरण किसने दिया है? जियाउद्दीन बन्नी ने दिया है। इसी तरह से मुबारक शाह खिलजी के समय की जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी भी हमारे पास जियाउद्दीन बन्नी के द्वारा पहुंचती है। अतः हम कह सकते हैं कि जियाउद्दीन बन्नी की जो रचना है तारीख फिरोजशाही, उससे तत्कालीन फारसी, तत्कालीन समय के इतिहास के बारे में काफी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से उनकी एक और रचना है फतवाए जहांदरी। हालांकि इसमें आदर्श राजनीतिक संहिता का वर्णन किया गया है, फिर भी जो मुस्लिम शासन को ही अपनाने पर जोर दिया गया है कि मुस्लिम शासन को ही इस तरह की संहिताओं को अपनाना चाहिए। एक तरह से उन्होंने धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर इस ग्रंथ की रचना की है। फिर भी उन्होंने इस ग्रंथ में अलाउद्दीन के द्वारा जो आर्थिक नियम प्रतिपादित किए गए थे उसका वर्णन हमें फतवाए जहांदरी में देखने को मिलता है। इस ग्रंथ में हमें हालांकि इतिहासकार की मजहबी संकीर्णता भी देखने को मिलती है, और उन्होंने जो हिंदू व्यापारी थे उनकी संपत्तियों को जब्त करने का भी कहा है। इस तरह से उनकी संकीर्णता भी हमें देखने को मिलती है। फिर भी फतवा जहांदरी से हमें अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक जो नियम बनाए गए थे आर्थिक व्यवस्था के लिए, उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, जो सततकालीन इतिहास के निर्माण में काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करेंगे शम्स सिराज अफीफ की। सिराज भी बोल सकते हैं, सिराज भी बोल सकते हैं। सिराज की तारीख फिरोजशाही, इनके ग्रंथ का नाम यही था, तारीख फिरोजशाही। शम्स सिराज अफीफ भी सुल्तान फिरोजशाह तुगलक का ही समकालीन था, तथा उसका विश्वास था कि सुल्तान काफी उसका समर्थक था सुल्तान फिरोजशाह तुगलक का। उसने सुल्तान फिरोजशाह तुगलक के समय अमीरों और प्रशासन संबंधी जो बातों का विवरण दिया है वह काफी विस्तृत रूप से उन्होंने दिया है। यानी कि फिरोजशाह तुगलक के समय जो अमीर वर्ग था और प्रशासन संबंधी जो कार्य होते थे उसका विवरण किसने दिया है? अफीफ ने बड़े विस्तार से उसका विवरण दिया है। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने लगभग 1411-12 के आसपास की थी। जहां बन्नी का इतिहास समाप्त होता है वहां शम्स सिराज अफीफ का इतिहास शुरू होता है। अतः इससे महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। अफीफ ने शम्स सिराज अफीफ ने फिरोज तुगलक का चरित्र का विस्तृत वर्णन किया है, परंतु उसके दुर्गुणों को छुपाने में का उसने प्रयास किया। यानी कि फिरोजशाह तुगलक की उन्होंने केवल बड़ाइयां ज्यादा की है, उसकी कमियों को उजागर नहीं किया है, या उसके दुर्गुणों को छुपाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया है, जो इतिहास की दृष्टि से सही नहीं है। फिर भी सुल्तान फिरोजशाह तुगलक के समय इस ग्रंथ से हमें काफी जानकारी प्राप्त होती है। सुल्तान का जो शासन प्रबंध था उससे इस ग्रंथ से महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। इसमें छोटे छोटे कर्मचारियों के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता था उसका वर्णन भी शम्स सिराज अफीफ ने अपने इस ग्रंथ में किया है। इसके अलावा इसमें तत्कालीन समय में जो प्रचलित प्रथाएं थी, ये जाति प्रथा हो, सती प्रथा हो, पर्दा प्रथा हो आदि का वर्णन भी सुल्तान शम्स सिराज अफीफ ने अपने ग्रंथ में किया है। तत्कालीन समाज के बारे में भी हमारे सामने महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करता है ये ग्रंथ। इसके अलावा समाज में व्याप्त कुप्रथाएं जैसे कि सती प्रथा आदि का भी उन्होंने वर्णन किया है। दहेज प्रथा का भी इस ग्रंथ में हमें वर्णन देखने को मिलता है। इसमें
इस ग्रंथ में हमें स्त्रियों की लगातार जो गिरती हुई स्थिति है उसके बारे में भी सुल्तान लेखक शमस सिराज अफीफ ने जानकारी प्रदान की है। अतः शमस सिराज अफीफ की जो रचना है तारीख फिरोज शाही, वे भी एक महत्वपूर्ण समकालीन ग्रंथ माना जाता है, जहाँ जियाउद्दीन बन्नी की रचनाएं समाप्त होती है, जहाँ तक उनका इतिहास मिलता है, उससे आगे का इतिहास हमें तारीख फिरोज शाही से देखने को मिलता है। अगली रचना है फुतुहात फिरोज शाही। फुतुहात फिरोज शाही, इसका लेखक स्वयं फिरोज तुगलक था। इसमें फिरोज ने अपने कार्यों, विचारों और आदर्शों का बखूबी वर्णन अपने इस ग्रंथ में किया है। विद्वानों का मानना है कि एक तरह से यह उसके आदर्शों का संग्रह था। इस ग्रंथ का लेखक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक खुद था और इसमें उन्होंने अपने समय के कार्यों, विचारों और आदर्शों का उन्होंने वर्णन किया है। इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि एक तरह से इसके अध्यादेशों का ही एक संग्रह मात्र था। अगली रचना है सीरत फिरोज शाही। सीरत फिरोज शाही, इस ग्रंथ के लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। एक तरह से ये रचना अज्ञात लेखक के द्वारा लिखी गई है। इसमें फिरोज तुगलक के गुणों का विस्तार से वर्णन किया गया है तथा उसकी धार्मिक नीति की भी काफी प्रशंसा इस ग्रंथ में की गई है। इसके अलावा इस ग्रंथ से हमें फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्मित नहरों और उसके प्रशासनिक सुधार जो किए गए हैं उसकी जानकारी भी हमें सीरत फिरोज शाही से मिलती है। इसकी रचना का समय 370 ईस्वी के आसपास बताया जाता है। सीरत फिरोज शाही जो रचना है, जैसे कि इसका ज्ञात लेखक के द्वारा लिखी गई, लेखक का नाम हमें नहीं मिलता है। इसमें हमें फिरोज शाह तुगलक के जो गुण है उनका विस्तार से वर्णन किया गया, उसकी धार्मिक नीति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही उसके द्वारा जो नहरों का निर्माण किया गया था और उसके जो प्रशासनिक सुधार किए गए थे उसके बारे में इस ग्रंथ से हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगली रचना है फुतूह सलातीन। संकट काल के इतिहास के स्रोत के रूप में फुतूह सलातीन एक महत्वपूर्ण रचना है। इसके रचनाकार थे ख्वाजा अबू बकर इसामी। ख्वाजा अबू बकर इसामी इस ग्रंथ के रचनाकार थे। मोहम्मद तुगलक का ये समकालीन था। मोहम्मद तुगलक का समकालीन था इसामी। ये ग्रंथ 1349-50 के आसपास लिखा गया था। इसमें लेखक ने यानी कि इसामी ने इस ग्रंथ में सुल्तान जो इस ग्रंथ में जो लिखा गया था उसमें सुल्तान महमूद गजनवी से लेकर सुल्तान मोहम्मद तुगलक और दक्षिण भारत में जो बहमनी वंश के बहमनी राज्य के संस्थापक थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के कार्यों का इसमें विस्तार से वर्णन किया गया। उसके शासनकाल के विस्तार से बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। एक तरह से मानते हैं इसामी जो बहमनी सुल्तान था अलाउद्दीन सब उसके संरक्षण में ही उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। तो उसका संरक्षणदाता कौन था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ही इसका संरक्षण दाता था। इसामी ने अलाउद्दीन के समय होने वाले मंगोल आक्रमण के नए तथ्यों की जानकारी दी है। जो तथ्य हमें अन्य लेखकों से नहीं मिलते वह जानकारी इन्होंने किसने दी है? इसामी ने। जैसे कि मंगोल आक्रमण के संदर्भ में जियाउद्दीन बन्नी जहाँ मौन रहे वहां पर इसामी ने अलाउद्दीन खिलजी के समय होने वाले मंगोल आक्रमण के बारे में भी नई नई जानकारियां दी है। इसके अलावा गियासुद्दीन तुगलक के राज्यकाल में होने वाली घटनाओं का विवरण भी इन्होंने दिया है। इसामी ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय होने वाले विद्रोह का समर्थन किया है, उसको सही ठहराने की कोशिश की है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इसामी का जो वर्णन है वह काफी पक्षपातपूर्ण है। उनको कपटी, पाखंडी आदि शब्दों से उन्होंने
समय ये था तो राजधानी परिवर्तन की गई थी। देवगिरी मोहम्मद तुगलक के द्वारा राजधानी ले गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक जब अपनी राजधानी परिवर्तन की थी तो इसामी भी उनके साथ वहां चला गया था। तो इस परिवर्तन से उनको काफी परेशानी हुई थी। इस वजह से वे सुल्तान का आलोचक हो गया था। फिर वो दक्षिण में रहकर ही लॉर्ड जर्मन शाह के समय ही अपने ग्रंथ की उन्होंने बाद में रचना करना शुरू कर दिया था। इसलिए उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की काफी आलोचना की है। इसलिए उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय होने वाले विद्रोह का भी समर्थन किया है। इसामी की रचना फुतूह सलातीन में जो सबसे मुख्य बात हमें देखने को मिलती है उसमें दक्षिण भारत संसद काल में मोहम्मद बिन तुगलक के समय का जो दक्षिण भारत का इतिहास है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी के शासन संबंधी जो अधिकार अपने गुरु कुतुब खान को दिए थे तो उसकी इसामी ने काफी प्रशंसा की है। वे कुतुब खान से काफी प्रभावित थे और उनके कार्यों को वे काफी सही मानते थे। तो कुतुब खान के द्वारा जो विद्रोह का दमन किया गया था उसकी उन्होंने पूरी प्रशंसा की है। इसी तरह से हमें इसामी के इस ग्रंथ से तत्कालीन जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय का जो दक्षिण भारत का इतिहास है उसके बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। अगला है किताबुल रहला। किताबुल रहला इस ग्रंथ की रचना मोरक्को निवासी इब्न बतूता ने की थी। 333-34 ईसा पूर्व में भारत की यात्रा की थी। 334 ईस्वी में वह दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली आए थे और वे दिल्ली में भी रहे और उनकी विद्वता से मोहम्मद बिन तुगलक भी काफी प्रभावित थे और उनको दिल्ली का काजी भी उन्होंने नियुक्त किया था। उनसे प्रभावित होकर फिरोज मोहम्मद तुगलक ने उनको दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। लगभग 14 वर्ष भारत में रहे और भारत के विभिन्न क्षेत्रों को उन्होंने भ्रमण करके और विभिन्न लोगों से बातें सुनकर उनको इकट्ठा किया। फिर वे 1353 ईस्वी के आसपास अपने जो घर है वापस मोरक्को चले गए। वहां पर उन्होंने अपने जो जितने भी दस्तावेज जमा किए थे उनके आधार पर रहला ग्रंथ का संपादन करवाया। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद से लिखवाया उन्होंने, क्योंकि उनको फारसी और उनका अन्य इंडिया के बाद भारत हिंदुस्तानी भाषाओं में कम ज्ञान था, इसलिए उनमें कुछ गलत जानकारी भी उनके द्वारा हो गई है। लेकिन फिर भी उन्होंने ईमानदारी के साथ अपनी गलतियों को भी स्वीकारा। जैसे कि उनके बहुत सारे जो नोट्स उन्होंने बनाए थे वे सफर के दौरान ही काफी नष्ट हो गए थे या खो गए थे। हालांकि इस बात को उन्होंने स्वीकारा और अपनी याददाश्त के आधार पर उन्होंने इस ग्रंथ का लिखवाया था। अबू अब्दुल्ला महमूद के द्वारा मोहम्मद ने इसका संपादन किया और इसका नाम भी उन्होंने रहला रखा था। इब्न बतूता की इस रचना में हमें तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ भौगोलिक स्थिति, तत्कालीन भारत की तत्कालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक तथा अन्य संस्थाओं का विवरण बड़े विस्तार से मिलता है। अतः रहला काफी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसमें हमें हिंदुओं में प्रचलित जाति व्यवस्था, पर्दा प्रथा, सती प्रथा तथा बहुपत्नी प्रथा का भी वर्णन देखने को मिलता है। इब्न बतूता के अनुसार उस समय चांदी एवं सोने के टंके चला करते थे। चांदी के टंके को दिनार बोला जाता था। ये दिनार वही था जो शेरशाह सूरी के समय रुपये के नाम से जाना जाता था। इसका उल्लेख भी इब्न बतूता ने अपने ग्रंथ में किया है। उन्होंने उस समय की जो तोल की इकाइयां थी, सेर और मण का भी उल्लेख किया है कि ये सेर और मण सामान्य तोल की इकाइयां थी उस समय भारत में। इब्न बतूता जब भारत की यात्रा पर था तो भारत की डाक व्यवस्था से काफी प्रभावित हुआ। डाक के सही संचालन, उसके द्रुतगामी जो प्रयोग था उससे वे काफी प्रभावित और इसकी उन्होंने पूरी प्रशंसा की है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपने त्रुटियों को भी स्पष्ट उल्लेख किया है और उसका यात्रा विवरण काफी ईमानदारी के साथ एक्सेप्ट किया जाता है। उन्होंने अपनी गलतियों को भी उजागर किया कि मैंने यहाँ पे गलतियां की, हो सकता है कि मुझसे ये गलती हुई। इस आधार पर इब्न बतूता का रहला भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है संसद काल के इतिहास की जानकारी के लिए। अगला है तारीख मुबारक शरीफ।
तारीख ए मुबारक शाही। याहिया अहमद सरहंदी की इस रचना से हमें मोहम्मद गोरी से लेकर सैयद वंश के तीसरे सुल्तान मोहम्मद तक का इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ये सैयद वंश का जानकारी का एकमात्र समकालीन ग्रंथ माना जाता है। याहिया बिन अहमद सरहंदी की रचना थी। मोहम्मद गोरी से लेकर सैयद वंश के तीसरे सुल्तान मोहम्मद तक के इतिहास की जानकारी इस ग्रंथ से प्राप्त होती है और ये सैयद वंश के समकालीन सैयद वंश के इतिहास की जानकारी देने वाला एकमात्र समकालीन ग्रंथ माना जाता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने भी याहिया अहमद सरहंदी की लेखन शैली की, उनकी ऐतिहासिक इस रचना की काफी प्रशंसा की है। उनका मानना है कि ऐतिहासिक दृष्टि से इस ग्रंथ में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्राप्त होती है, इसलिए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने भी याहिया अहमद बिन सरहंदी की ऐतिहासिक रचना की काफी प्रशंसा की है। अगला है वाक़ियात मुश्ताकी। वाक़ियात मुश्ताकी इस ग्रंथ की रचना रिचकुल्ला मुश्ताकी ने की थी। इस ग्रंथ में हमें बेलोर लोदी से लेकर मुगल सम्राट अकबर के समय तक के शासनकाल तक की जानकारियां मिलती है। विशेषकर इसमें हमें जो अफगान शासक हुए हैं, उनके भारत में जो अफगान शासक हुए, चाहे वो लोदी शासक हुए या सूर शासक, शेरशाह सूरी हो, इस्लाम शाह सूरी हो, सिकंदर सूर हो, इनके बारे में हमें विस्तार से इस ग्रंथ में रिचकुल्ला मुश्ताकी के वाक़ियात मुश्ताकी में हमें विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त होती है। इसके राजनीतिक घटनाक्रम के साथ साथ इसमें हमें सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में भी काफी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। वाक़ियात मुश्ताकी जिसके रचनाकार रिचकुल्ला मुश्ताकी थे। अगला ग्रंथ है सलातीन अफगानी। तारीख सलातीन अफगानी, इसको तारीख शाही के नाम से भी जाना जाता है। अहमद यादगार इस ग्रंथ के रचनाकार है। इसमें हमें लोदी और सूर शासकों का इतिहास विस्तार से मिलता है। ये भी अफगान शासक के अफगान जो शासक हुए उनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देता है। एक तरह से अफगानों का ही इतिहास इसको हम बोल सकते हैं। इसमें अफगानों के साथ साथ मुगल शासकों के संदर्भ में भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तारीख सलातीन अफगानी, इसके लेखक अहमद यादगार थे। अगला है मगज़ान अफगानी। इसका लेखक नियामतुल्लाह था। यह 1609 में लिखा गया ग्रंथ था। इसमें दिल्ली के अफगान शासकों के बारे में जानकारी विस्तार रूप से जानकारी हमें प्रदान करता है ये ग्रंथ। इसमें बेलोर लोदी से लेकर इब्राहिम लोदी तक के समय का विवरण की जानकारी हमें प्राप्त होती है। बेलोर लोदी से लेकर इब्राहिम लोदी के समय की जानकारी हमें काफी मात्रा में इस ग्रंथ में प्राप्त काफी जानकारी मगज़ान अफगानी से प्राप्त होती है। इस ग्रंथ के रचनाकार नियामतुल्लाह था। 1609 ईस्वी में ग्रंथ रचा गया था जहांगीर के समय। अंतिम ग्रंथ को चर्चा कर लेते हैं हम। तारीख दाऊदी। इस ग्रंथ का लेखक अब्दुल्ला था। इस ग्रंथ में सुल्तान बेलोर लोदी से लेकर बंगाल के सुल्तान 1517 में जो बंगाल के सुल्तान दाऊद शाह के बारे में हमें काफी जानकारी प्रदान करता है ये ग्रंथ, और उस समय का काफी वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से हमने देखा लगभग 19 के लगभग हमने तत्कालीन फारसी अरबी ग्रंथों की कुछ उनके लेखकों के नाम देकर उनके बारे में जो हमें तत्कालीन समय की जानकारी मिलती है उसका हमने उल्लेख किया। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त हो जाती है। संतकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी की ये महत्वपूर्ण स्रोत है। हालांकि इनकी नकल हुबहू नहीं की जाती, इनका अच्छे से विश्लेषण करके इनमें जो ऐतिहासिक सही करते हैं उनको लेकर इतिहास संतकालीन इतिहास के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सामने प्रस्तुत होती है।
अतः आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर